नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन अड्डा वन पे। तो आज का क्लास नंबर 4 है। तो आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कल दाब के बारे में पढ़े थे, बल के बारे में पढ़े थे, बल आघूर्ण के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो और सब टॉपिक पढ़े थे। तो आज का अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं बार। दाब का मात्रक बार बताए थे, टार बताए थे, पास्कल बताए थे, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बताए थे। तो इस तरह से बताए थे सब, ठीक है। तो वही है। तो बार होता है दाब का मात्रक। तो एक बार बराबर होता है 10 पास्कल, याद करिए, ठीक है। एक बार बराबर 10 पास्कल और 10 पास्कल बराबर होता है 760 का और 10 को घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो मिला लीजिएगा, देखिए देख लीजिए। एक बार बराबर 10 पास्कल बराबर 760 का बराबर 10 को घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए, तो बार है ना दाब पढ़ा जाता है। देखिए वायु दाब जो होता है, वायु के दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर एक ये यंत्र है जो वायु दाब मापता है। तो देखिए बैरोमीटर एक यंत्र है जो वायु दाब को मापता है। तो यदि लिख लीजिएगा, ठीक है, इतने बता दे रहे हैं, उसको ऊपर से मिला दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, और इससे बता दे रहे हैं। बैरोमीटर, ठीक है। चलिए, अभी तो काम नहीं कर रहा है सही। नहीं सही काम कर रहा है, चलिए ठीक है। तो देख रहे हैं वायु का बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर के बारे में पढ़ रहे थे। बैरोमीटर, तो बैरोमीटर वायु दाब को मापता है, वायु दाब को मापता है, ठीक है। यदि बैरोमीटर का, ध्यान से सुनिएगा, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक जो उसका पाठ्यांक दिया रहता है, ठीक है ना। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाए, ठीक है, उसका जो लगा रहता है ना यंत्र, ठीक है। तो यदि एकाएक नीचे गिर जाए पाठ्यांक, तो आंधी आने की संभावना रहती है, आंधी या तूफान आने की संभावना रहती है, ठीक है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाए तो आंधी या तूफान आने की संभावना रहती है। फिर दूसरा नंबर, एक नंबर यदि बैरोमीटर का, चलिए क्या लिखिए, लिख दिए जगह नहीं, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक या एकाएक नीचे आए तो आंधी या तूफान आने की संभावना रहती है। अब दूसरा 2 नंबर, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आए, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आए तो बारिश आने की संभावना रहती है, ठीक है। और 3 नंबर सुनिएगा, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है, ठीक है। तो यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है, ठीक है। तो चलिए मिटा दे रहे हैं। चलिए अब आगे देखिए, नीचे लिखा है गैलन तथा बैरल, ठीक। गैलन तथा बैरल, गैलन तथा बैरल का छोटा जो मात्रक है लीटर है, ठीक है ना, लीटर। इसे गैलन तथा बैरल से तरल पदार्थ मापते हैं, ठीक है, तरल पदार्थ मापा जाता है, ठीक है। जैसे तेल हो गया, दूध हो गया, ऐसा होता है ना, जल हो गया, ऐसा जो भी तरल पदार्थ आते हैं उनको गैलन तथा बैरल से मापा जाता है। जिसका छोटा मात्रक लीटर है, ठीक है ना, नहीं नापते 1 लीटर 2 लीटर दूध, ठीक है, तो इसका छोटा मात्रक होता है लीटर। अब देखिए इसको देख लीजिए जरा, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेमी, 10 को घाते 3 सेमी क्यूब, ठीक है। 1 लीटर बराबर 10 को घाते 3 सेमी क्यूब यानी कि घन सेमी। और एक बैरल बराबर 42 गैलन होता है, बराबर 159 लीटर होता है। फिर से देखिए, एक बैरल बराबर 42 गैलन बराबर 159 लीटर, ठीक है। मिटा दे, तो मिटा दे रहे हैं।
चलिए, तो अब चक्रवात तथा प्रति चक्रवात के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, चक्रवात नाम सुने होंगे, प्रति चक्रवात नाम सुने होंगे। ठीक है, तो उनके बारे में हम जानकारी थोड़ा ले लेते हैं। ठीक है, तो चक्रवात तथा प्रति चक्रवात चक्रवात। ठीक है, तो चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में अंतर जान लेते हैं। ठीक है, अंतर क्या होता है, अंतर लिख लेंगे। ठीक है, अंतर हेडिंग डाल लीजिएगा, उसके नीचे लिख लीजिए, एक तरफ चक्रवात और दूसरी तरफ प्रति चक्रवात। ठीक है, तो में अंतर यहां पे लिख दे रहे हैं, में अंतर, चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में अंतर डाल दे रहे हैं, में अंतर। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, इससे कॉलम बना लीजिएगा, एक तरफ चक्रवात हो जाएगा, एक तरफ प्रति चक्रवात। ठीक है, चक्रवात है। तो देखिए, चक्रवात जो होते हैं वो आंधी, तूफान तथा बारिश लाने का काम करते हैं। चक्रवात आंधी, तूफान तथा बारिश लाने का काम करते हैं, लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, चक्रवात, ओह नहीं चल रहा है, का काम गड़बड़ करेगा। चक्रवात आंधी, तूफान तथा वर्षा यानी बारिश। ठीक है, बारिश लाने का कार्य। ठीक है, तो चक्रवात क्या करते हैं, आंधी, तूफान तथा वर्षा लाने का कार्य करते हैं। जबकि प्रति चक्रवात मौसम साफ होने का करते हैं, मौसम साफ करने का कार्य करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, चक्रवात जो होते हैं बीच में इनके लो प्रेशर, जिसे चक्रवात घूमता है ना इस तरह से, बाउंडर देखे ना, बाउंडर। ठीक है, तो इस तरह से बीच में उसके लो प्रेशर और बाहर जो होता है हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो चलिए, चक्रवात में लिखिएगा, बीच में निम्न वायुदाब। ठीक है, तो चक्रवात में जो चक्रवात होता है उसके बीच में निम्न वायुदाब होता है, तथा बाहर हाई उच्च वायुदाब होता है, उच्च वायुदाब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो चक्रवात होते हैं उनके बीच में निम्न वायुदाब होता है तथा उनके बाहर जो होता है उच्च वायुदाब होता है, और प्रति चक्रवात में इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, प्रति चक्रवात में इसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, बीच में क्या है, निम्न वायुदाब, तो बीच में यहाँ पे लिखिए, बीच में उच्च वायुदाब तथा बाहर निम्न वायुदाब होता है, निम्न वायुदाब होता है। ठीक है, तो प्रति चक्रवात जो होते हैं उनके बीच में उच्च वायुदाब होता है तथा बाहर निम्न वायुदाब होता है। ठीक है, अब देखिए, जिसे बना दे रहे हैं, देखिए चक्रवात है। ठीक है, चक्रवात जिसे बना दे रहे हैं, तो बीच में क्या है, निम्न। ठीक है ना, बीच में निम्न है ना, तो लो। ठीक है, लो प्रेशर, और बाहर जो होता है हाई प्रेशर होता है, HP। ठीक है, हाई प्रेशर। जबकि इसमें प्रति चक्रवात में बीच में हाई प्रेशर होता है और बाहर लो प्रेशर होता है। ठीक है, लो प्रेशर यानी कि निम्न वायुदाब। ठीक है, तो चलिए, और देखिए,
चक्रवात जो होते हैं प्रति चक्रवात से हमेशा छोटे होते हैं, ठीक है ना, ये छोटे होते हैं, यह छोटे होते हैं, जबकि प्रति चक्रवात चक्रवात से बड़े होते हैं, चक्रवात से बड़े होते हैं, ठीक है। तो जो चक्रवात होते हैं हमेशा प्रति चक्रवात से, ठीक है, छोटे होते हैं और प्रति चक्रवात हमेशा बड़े होते हैं, ठीक है। तो चलिए मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। अब देखिए कोटिमान, ठीक है, कोटिमान संख्या पढ़े हैं पहले आप छोटे पर, ठीक है ना, छोट जब क्लास में पढ़ाया जाता है कोटिमान संख्या, ठीक है, हाई स्कूल या इंटर विज्ञान पढ़ाया जाएगा कोटिमान संख्या, ठीक है। तो कोटिमान के बारे में जानते हैं, कोटिमान संख्या क्या होता है, ठीक है। कोटिमान, ठीक है, कोटिमान संख्या। तो किसी राशि के उसके निकटतम, किसी राशि के उसके निकटतम घात के रूप में लिखना है, क्या कहलाता है, कोटिमान संख्या कहलाता है। किसी राशि के उसके निकटतम घात के रूप में लिखना है, क्या कहलाता है, कोटिमान संख्या का। किसी राशि के लिखना, किसी राशि के उसके निकटतम 10 की, ठीक है, 10 की घात के रूप में लिखना कोटिमान कहलाता है, ठीक है, उसका कोटिमान कहलाता है, उसका कोटिमान कहलाता है, कोटिमान कहलाता है, कोटिमान कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। किसी राशि के उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखना है, उसका क्या कहलाता है, कोटिमान कहलाता है। और देखिए यदि किसी राशि का, यदि जिसका भी कोटिमान लिखना है, ठीक है, यदि उसका मान 3.16, ठीक है, 16, समझिएगा जरा, कह रहा है कि यदि किसी राशि का मान 3.16 से ज्यादा होता है, तो उसके घात में 1 बढ़ा देते हैं, ठीक है। यदि किसी राशि का मान 3.16 से बड़ा होता है तो उसके घात में 1 बढ़ा देते हैं, मतलब 10 बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, घात में 1 बढ़ा देते हैं, मतलब कि गुणा 10 बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, किसी राशि के, ठीक है, किसी राशि का यदि मान 3.16 से अधिक होता है तो उसके घात में 1 बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे लिख लीजिए, जैसे ले लिए 4285 ले लिए, ठीक है। अब बोल दिया ऐसा कि कोटिमान ज्ञात कीजिए, कोटिमान ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोटिमान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले तो इसे घात के रूप में लिखेंगे, तो घात के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए 4 है, ठीक है, तो बाएं से दे देंगे, ठीक है, 3 अंक का दशमलव हो जाएगा 25, 4.285, तो 3 अंक को लगाए तो घात में कितना हो जाएगा 3। तो अभी कोटिमान नहीं ज्ञात किए, अब देखिए मिलाएंगे कि इसका मान कितना 3.16 से ज्यादा है ना, देखिए 4.285 है ना, तब क्या करेंगे, घात में 1 बढ़ा देंगे तो इसका कोटिमान हो जाएगा, कोटिमान
तो कोटिमान कितना हो जाएगा, घात में एक बढ़ा देंगे 4.285 गुणे 10 बगाते 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। अब देखिए, अब देख लीजिए फिर से दूसरा देख लीजिए। जैसे अब दिया है दूसरा, ले रहे हैं 2639 का कोटि मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 2639 का कोटि मान ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, पहले तो घात के रूप में इसे लिखेंगे 2.639। ठीक है, बाएं से 3 अंक पर दशमलव है तो घात में कितना कर देंगे, 10 पे घाते 3 कर देंगे। ठीक है, 10 पे घाते 3। और इसका कोटिमान लिखेंगे, क्या करेंगे, देखिए अब मिलाएंगे, पहले कोटिमान लिखने से पहले 2.639। अब क्या इससे कम एक बेसी है, देखिए तो कम ना है 3.16 से, तो क्या करेंगे, घात में नहीं जोड़ेंगे। तब कोटिमान लिखते समय घात में नहीं जोड़ेंगे, क्या करेंगे, कोटिमान। कोटिमान, अब कोटिमान को ज्यों कहते उतार देंगे। ठीक है, गुणे 10 बगाते 3। ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिए, एक बार उतार लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे बोले हैं उस तरह से लिखते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिटाते रहे हम इसको। चलिए अब देखिए द्रव्यमान तथा भार। ठीक है, पढ़िए द्रव्यमान, नीचे थोड़ा लिख दे रहे हैं, द्रव्यमान तथा भार। भार, ठीक है, द्रव्यमान तथा भार। द्रव्यमान देखिए, आप देखिए द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान के बारे में, किसी वस्तु में उपस्थित, ध्यान सुनिएगा, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही उसका द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में उपस्थित वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को ही उसका द्रव्यमान कहते हैं, उसका द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही उसका द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, और देखिए द्रव्यमान जो होता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह का होता है, एक समान होता है। लिख लीजिए, हर जगह जो द्रव्यमान होता है, हर जगह एक समान होता है, एक समान होता है। ठीक है, यानी कि इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चाहे इसको जमीन पर ले जाए, समुद्र के मतलब कि चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर है, हर जगह, या तो पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाए, सूर्य पे ले जाए, ठीक है, या आकाश में ले जाए, इसका द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, द्रव्यमान ऐसा, कोई भी वस्तु का द्रव्यमान कभी कम या बेसी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब भार देखिए, भार क्या होता है, भार। ठीक है, तो द्रव्यमान हो गया, तो मिटा दे रहे द्रव्यमान को। ठीक है, ठीक है, तो भार क्या होते हैं, जब वस्तु के, ठीक है, जब वस्तु के द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण को जोड़ लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी को जोड़ दिया जाता है, किसी जहां पे उस वस्तु है, ठीक है, वहां का गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण, उसको जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, हमें भार ज्ञात हो जाता है। ठीक है ना, तो लिखिएगा, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, किसी वस्तु में, वस्तु के द्रव्यमान
में जी का मान जोड़ देने पर का गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, जी का मान जोड़ देने पर उसका भार पता चल जाता है, ठीक है, उसका देने पर उसका भार ज्ञात हो जाता है, ठीक है। यानी भार आपका आता डब्ल्यू का वेट, ठीक है, लिख लीजिएगा डब्ल्यू बराबर, लिखिएगा डब्ल्यू बराबर द्रव्यमान का आता है, द्रव्यमान यम से ना, यम और जब जी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा जी, ठीक है, तो एम जी, ठीक है, वेट बराबर एम जी हो गया है ना। किसी वस्तु के द्रव्यमान में जी का मान जोड़ देने पर उसका भार ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो जब द्रव्यमान रहेगा और वहां गुरुत्वाकर्षण जहां वस्तु है उसका वहां का जितना गुरुत्वाकर्षण उसे शामिल कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, भार। जैसे हम ले रहे हैं, ठीक है, अब देखिए 10 kg वस्तु का, ठीक है, अब जैसे लिख लीजिएगा 10 kg किग्रा वस्तु का भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10 kg पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, अभी पृथ्वी के लिए, पृथ्वी पे दी तो क्या आ जाएगा, तो W बराबर 10 गुणे, ठीक है, कीजिए ना, एम का मान कितना है 10, तो 10 गुणे जी का मान कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 होता है, ठीक है, 9.8, तो कितना आ जाएगा 98, क्या आ जाएगा 98। अब भार का मात्रा का आता है, यहां से ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, अब हो गया ना। अब देखिए चंद्रमा पर भार देख लीजिए, ठीक है ना। अब इसी वस्तु का जब पृथ्वी में जो भी वस्तु है तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होता है, तो क्या हो जाएगा, जब इसमें इस भार में, ठीक है, और हाँ भार में आपने बताया, ठीक है, भार हमेशा घटता बढ़ता रहता है। किसी भी वस्तु का लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, किसी भी वस्तु का भार घटता बढ़ता रहता है उसकी स्थिति के अनुसार। जहां पृथ्वी पर कुछ और रहेगा, चंद्रमा पर कहीं और रहेगा, यानी उसका गुरुत्वाकर्षण जब मान में बदलाव आएगा तो उसका भार में भी बदलाव आ जाता है, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका भार देख ले रहे हैं, 10 kg की वस्तु है, ठीक है ना। अब इसका चंद्रमा पे भार देख ले रहे हैं, तो चंद्रमा पे भार हो जाएगा इसका भी 98 है ना, तो जब 1/6 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चंद्रमा पे जो भार आएगा वो निकल जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिख सकते हैं इस तरह से, किसी भी वस्तु का पृथ्वी पर उपस्थित वस्तु का भार, ठीक है, किसी भी पृथ्वी पर उपस्थित वस्तु का भार चंद्रमा पे उपस्थित वस्तु के भार का 6 गुना होता है, ठीक है, 6 गुना होता है। या इस तरह से कह सकते हैं कि पृथ्वी पे उपस्थित वस्तु का जो भार होता है, ठीक है, तो चंद्रमा पे उपस्थित वस्तु का 1/6 गुना होता है। वही वस्तु है तो उसका 1/6 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चंद्रमा पे उस वस्तु का भार निकल जाएगा। चलिए लिखा दे रहे हैं, ठीक है, तो मिटा दे रहे हैं इसको, 1/6 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, चंद्रमा पे भार निकल जाएगा इसका। तो लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है। किसी वस्तु का, देखिए किसी वस्तु का चंद्रमा पे भार, पृथ्वी पर उपस्थित वस्तु का, पृथ्वी पर उपस्थित, देखिए उपस्थित भार का, भार का 1/6 गुना होता है, 6 गुना होता है, ठीक है, समझे। यानी कि पृथ्वी पर कोई वस्तु 18 kg का है
तो यदि चंद्रमा को उससे ले जाएंगे तो कितना रहेगा, 3 kg का हो जाएगा। 36 18, 6 से भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए हो गया ना, मिटा दे रहे हैं इसको भी। ठीक है, चलिए अब दूरी और विस्थापन में अंतर समझ, दूरी और विस्थापन पढ़े होंगे तो उसको उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, दूरी और विस्थापन। ठीक है, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा उसके चली गई अधिकतम दूरी को, किसी गतिमान वस्तु द्वारा उसके द्वारा चली गई अधिकतम दूरी को दूरी कहते हैं। ठीक है, उसके द्वारा चली गई अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। आप समझिए जो विस्थापन क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा उसके द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी को, ठीक है, न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इसको लिख दे रहे हैं, उसके बाद समझा रहे हैं फिर से। ठीक है, चलिए किसी लिखिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा उसके द्वारा चली गई अधिकतम, लिखिएगा अधिकतम पथ की लंबाई, को दूरी कहते हैं। ठीक है, समझिएगा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा उसके द्वारा चली गई अधिकतम पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और जबकि उसी न्यूनतम पथ की लंबाई को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। बस यहाँ पे न्यूनतम कर लेंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिख दे, कम तथा लिख लीजिएगा, विस्थापन में तथा कम से कम लंबाई या दूरी, ठीक है, लंबाई या दूरी, लंबाई को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए, आप बता दे रहे हैं कहने का मतलब क्या है। समझिए, जैसे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ एक मंदिर बना है। ठीक है, ये एक मंदिर है। ठीक है, इस तरह से मंदिर है और यहाँ पे इस तरह से मंदिर है। ठीक है, तो ये मंदिर है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ जाना है इसको, ठीक है, यहाँ से, और रास्ते में इस तरह से पत्थर है, सब ऊंचा उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो जा रहा है कोई व्यक्ति, तो पहले यहाँ गया, फिर इस तरह से गया, फिर इस तरह से गया, ये इस तरह से करते करते और यहाँ से मंदिर के पास में पहुंच गया। ठीक है, मंदिर के पास पहुंच गया, तो जो यहाँ से पूरा है, इसको देखिए, इस तरह से गया, इस तरह से गया, इस तरह से गया, इस तरह से गया, ये क्या होगी, पूरा पथ की जो लंबाई होगी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाती है। जो पूरा जब लेंगे तो इसको दूरी कहेंगे, और जब क्या करेंगे, अब विस्थापन की बात आएगी तो क्या करेंगे, कह देंगे विस्थापन ही है। यानी जो शॉर्टकट मारते हैं रास्ता ना, कह देंगे रे वहां पे उतना दूर है। ठीक है, तो शॉर्टकट का होगा जाएगा, इसका विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होती है, दूरी बराबर लिख लीजिए, सूत्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दूरी बराबर लिख लीजिए, दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है, 4 गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। ठीक है, तो मिटा दे रहे हैं इसको। चलिए
चलिए अब चाल, चाल तथा वेग में अंतर समझ लीजिए। चाल तथा वेग, चाल और वेग, तो बस यही अंतर होता है। एक या सदिश राशि है या अदिश राशि है, बस इतना अंतर होता है इसमें। चलिए समझ लीजिए। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। एकांक समय में तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। बस यही है। ठीक है, और दोनों के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे विस्थापन है, ठीक है, तो चाल बराबर होता है, बता दिए, ठीक है ना। चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए चाल बराबर दूरी बटा में समय, रेजिस्टेंस बटा में टाइम। ठीक है, और इसका भी वही होगा। ठीक है, विस्थापन बटा में समय हो जाएगा जब लेंगे वेग को। तो ठीक है, तो मिटा दे रहे हैं इसको। अब देखिए त्वरण को थोड़ा जान लीजिए। ठीक, त्वरण के बारे में। त्वरण नहीं चल रहा है सही। त्वरण, ठीक है, त्वरण। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बस लिख लीजिए, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, बस इतना। इसका सूत्र लिख लीजिए। त्वरण बराबर यानी कि ए बराबर v बटा में t। ठीक है, वेग बटा में समय। ठीक है, तो v का मान का v का है, वेग है, और t समय। मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चल रहा नहीं दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।